इस पर नीट एग्जाम में क्वेश्चन बनाता था, बनाता है और बनाता रहेगा। अगर आपने वो सेट ऑफ क्वेश्चंस पकड़ लिए, आपको बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा फिजिक्स से। नीट 2026 तैयार बैठा है इस टॉपिक से न्यूमेरिकल देने को। मैं अभी बता रहा हूं 2026 एकदम कमर कस के बैठा है कि मैं तो इस न्यूमेरिकल से, इस टाइप के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन देने वाला हूं। गलती कर देते भैया बच्चे, यहां पर गलती नहीं करनी बच्चों। क्या करना है, YouTube पर जा जाके 10-10 घंटे तक पढ़ते रहो, वन शॉट देखो, XYZ जो करना है करो, आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। एग्जाम कैसे निकलने वाला है? आपका एग्जाम तभी निकल सकता है जब आप PYQ को एनालाइज करोगे। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए। आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स ट्राई एंड लेट मी जस्ट गिव यू अ सिंपल ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? हाँ भाई, फिजिक्स का टारगेट कितना बनाया है? 150 प्लस लग रहा है इतना आ जाएगा। तैयारी कर रहे हो उस तरीके से? हाँ सर, YouTube पर जाते हैं, लेक्चर पूरा देखते हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, उसको रिवाइज भी कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा इतने से? मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, इस तरीके से आपके 100 मार्क्स भी आ जाए तो बेहतर है। इस तरीके से तैयारी नहीं होती फिजिक्स की। फिजिक्स के लिए चाहिए कुछ स्पेशल एफर्ट, कुछ प्रैक्टिस फोकस्ड होकर हमें तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे जो नीट ने लास्ट ईयर पूछे थे, उनका ट्रेंड समझना पड़ेगा, उनकी पूरी PhD करनी पड़ेगी, एनालिसिस करनी पड़ेगी, तब हमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी बुक उठा लिया और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए और हमें लगता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एम्स जाएंगे, हम नीट में एकदम फोड़ कर आएंगे। नहीं आने वाले भैया नंबर। इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला। आप नेक्स्ट ईयर फिर से ड्रॉप लोगे, फिर तैयारी करोगे, तब भी मार्क्स, अगर इसी तरीके से करते रहे तब भी मार्क्स आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो सर करना क्या है? सर आप तो सर समस्याएं बताते जा रहे हो, सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए, कोई भी टॉपिक उठा लो आप फिजिक्स का, उस पर्टिकुलर टॉपिक में देयर आर सेट ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपने वो सेट ऑफ क्वेश्चंस पकड़ लिए कि सर ये फॉर्मेट है, इस पर नीट एग्जाम में क्वेश्चन बनाता था, बनाता है और बनाता रहेगा। अगर आपने वो सेट ऑफ क्वेश्चंस पकड़ लिए, आपको बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा फिजिक्स से। फिजिक्स में कोई इश्यू ही नहीं बचेगा अगर आपने ये छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ लिए। आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये चैप्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अगर आप लास्ट PYQs, इसीलिए बोल रहा हूं कि PYQs की एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आपने एनालिसिस नहीं की, कोई मतलब नहीं है, आपका एग्जाम ही नहीं निकलेगा। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, YouTube पर जा जाके 10-10 घंटे तक पढ़ते रहो, वन शॉट देखो, XYZ जो करना है करो, आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। एग्जाम कैसे निकलने वाला है? आपका एग्जाम तभी निकल सकता है जब आप PYQ को एनालाइज करोगे। देखिए, एग्जामिनर के माइंडसेट को पकड़ना है, आपको देखना है, एनालाइज करना है कि लास्ट ईयर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा था, फिर उसके बेस्ड उसने ये क्वेश्चन पूछा है, अब नेक्स्ट ईयर क्या पूछ सकता है। क्या ये काम सर हम कर पाएंगे एज ए स्टूडेंट? आंसर है बहुत डिफिकल्ट है। तो सर हमें करके कौन देगा? हम लोग हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स की पूरी टीम आपके साथ है, आपके साथ बैठी हुई है। इस पेपर को एनालाइज करके नेक्स्ट ईयर प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, उसके ऊपर पूरी रिसर्च टीम बैठी हुई है। तो हमें करना क्या है? सर हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करना है और चैप्टर को अटेम्प्ट करना है। दैट इज नोन एज टैप एंड टेस्ट। आपको क्या करना है? लिंक पर क्लिक करना है, टेस्ट देना है। क्यों सर ऐसा टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दिस पर्टिकुलर टेस्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय द होल रिसर्च टीम। ये टेस्ट को पूरी रिसर्च टीम ने डेवलप किया है, और क्या आ सकता है नीट एग्जाम में, वो सारी PhD करने के बाद वो टेस्ट बनाया गया है। तो व्हाट आर द अपकमिंग, व्हाट आर द फेवरेबल क्वेश्चंस, वो सारे के सारे उस टैप एंड टेस्ट में है। तो आपको क्या करना है? फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टैप एंड टेस्ट पर क्लिक कीजिए, टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर बताइए। देखो, इसके साथ एक और फीचर भी है।
जब आप कोई भी टैप एंड टेस्ट देते हैं, टेस्ट को खत्म करते हैं, तो उसकी पूरी रिसर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ड्रिवन रिसर्च आपके साथ आ जाएगी। मतलब वो क्या है सर, रिसर्च का मतलब क्या हो गया, वो आपको बता देगा वीक एरिया आपका क्या है, आपको कहां मेहनत करनी है, आप कहां गलती कर रहे हो, कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपने ये सारे काम को बहुत अच्छे से कर लिया, मैं गारंटी ले रहा हूं आपका 150 नंबर कहीं नहीं गया। नीट एग्जाम में आना ही आना है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जितना भी समय अभी बचा है, समय की कमी है, समय आ चुका है, नीट का एग्जाम बिल्कुल सर पर खड़ा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, पूरी ताकत से जितना समय है अपना सुबह दोपहर शाम पूरा समय बचाते हुए प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका सब्जेक्ट बेहतर होगा। थ्योरी चाटने से कभी कुछ नहीं होता है फिजिक्स में, ना हुआ था, ना हो रहा है और ना होगा। ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। माय नेम इज यश त्रिपाठी, पास आउट फ्रॉम IIT कानपुर। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन लेके आए हैं KTG का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सर इसकी ट्रेंड एनालिसिस क्या है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, KTG में कौन कौन से टॉपिक हैं और कितना इंपॉर्टेंस है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं KTG को, तो आइडियल गैस एंड इट्स बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। PV इक्वल टू NRT, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डिफरेंट प्रोसेसेस का ग्राफ वगैरह बनवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए 2025 में 2 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए हैं 2025 में, 2024 में एक आया है, 2022 में एक आया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ चुके हैं, 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। इसी तरीके से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो अजम्पशंस हैं, प्रेशर की कैलकुलेशन हो गई, टेम्परेचर की कैलकुलेशन हो गई, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, वो सारे टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए हैं। डिफरेंट स्पीड्स अगर मैं देखूंगा तो 2 क्वेश्चन आए हैं, एंड मैक्सवेल इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से 1 क्वेश्चन आया है। मतलब सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द ट्रेंड एनालिसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो ये अपने पास ट्रेंड एनालिसिस है। आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है, आइडियल गैस एंड इट्स बिहेवियर। इसके बारे में सोच विचार करते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, नीट 2013 का क्वेश्चन उठाया है। वो क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है 2 vessels separately contain 2 ideal gases A and B at the same temperature। दोनों तरफ टेम्परेचर क्या है, सेम है। The pressure of A being twice as that of B. Under such condition, the density of A is found to be 1.5 times of density of B. Can you calculate what will be the molar ratio? तो देखते हैं किस तरीके से इसको किया जा सकता है। मान लीजिए ये वेसल 1 है और ये वेसल 2 है, तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंगली हम लोग प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए सेम टेम्परेचर है, मतलब इधर का टेम्परेचर T तो इधर का टेम्परेचर T, बहुत बढ़िया। अब प्रेशर ऑफ A इज बीइंग ट्वाइस एज दैट ऑफ द B, मतलब अगर मैं इसको A मान लेता हूं और इसको B मान लेता हूं, वेसल A या वेसल B, तो प्रेशर ऑफ A विच इज 2P, इट इज ट्वाइस टाइम्स ऑफ प्रेशर ऑफ B। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। और क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ A, मतलब अगर मैं यहां पर डेंसिटी लिखता हूं, डेट इज 1.5 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ B। अगर मैं B की डेंसिटी D मान लेता हूं तो A की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1.5 टाइम्स ऑफ D। आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द मोलर रेशियो। मोलर रेशियो क्या होगा, इसको हमें सोच विचार करना है। तो देखिए, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखता हूं, डेट इज PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है सर, PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू R मल्टीप्लाई बाई T। ये रिलेशन आ जाएगा। डेंसिटी के टर्म में रिलेशन निकालना है, तो क्या करूंगा सर, प्रेशर इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू RT डिवाइडेड बाई मोलर मास। ये हमारी इक्वेशन बनी। मतलब इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई RT डिवाइडेड बाई मोलर मास। दिस विल बी आवर इक्वेशन। ठीक है सर, मतलब अगर कोई मुझसे पूछे मोलर मास निकालने का तरीका क्या होगा, देन आई कैन से सर इट इज नथिंग डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई RT डिवाइडेड बाई प्रेशर। दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास। R तो कांस्टेंट हो गया, और इन दोनों वेसल में टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट और टेम्परेचर भी कांस्टेंट। मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, मोलर मास इन वेसल A डिवाइडेड बाई मोलर मास इन वेसल B विल बी इक्वल टू, मोलर मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी, और इनवर्सली है प्रेशर के। सो डेंसिटी ऑफ A डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ A मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ B डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ B। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। अब हम लोग इधर से उठा के वैल्यू रख देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो प्रेशर एट P कितना है, सो ये तो P है, ये 2P है, ये कट जाएगा, बचेगा 2।
यहां पर डेंसिटी ऑफ ए कितना है सर, डेंसिटी ये कट जाएगा 1.5 और ये बचेगा पूरा कट गया, तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी 3/4। 3/4 विल बी द राइट आंसर, एम ए डिवाइडेड बाई एम बी, आंसर होगा 3/4, दैट इज द राइट आंसर। बहुत इजी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, आपको ऐसा कुछ वीटी ग्राफ दे रखा है और बोल रहा है कि बताइए कब प्रेशर ज्यादा होगा कब कम होगा, दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, रिलेशन बिटवीन प्रेशर्स निकालना है, ठीक है। लेट्स अज्यूम, अब देखो यहां पर कांस्टेंट प्रेशर, सिंस वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखता हूं, इट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। मतलब ये कैसी प्रोसेस हुई सर, आइसोबैरिक प्रोसेस हुई, आइसोबैरिक प्रोसेस हुई, आइसोबैरिक प्रोसेस हुई, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया। सर ये जो लाइन 2 है, लेट्स अज्यूम दिस इज अवर लाइन 2 और ये वाली लाइन क्या है सर, ये लाइन 1 है, ठीक है सर। अगर आप पहले इन दोनों लाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं सर स्लोप ऑफ लाइन 2 इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ लाइन 1। Definitely we can say sir m2 is greater than m1, slope of line 2 is greater than slope of line 1. Yes sir, it is quite clear, m2 is greater than m1 according to the given problem. अब जरा स्लोप निकालते हैं। देखिए pv is equals to क्या होता है सर, nRT होता है, अच्छी बात है। मुझे y एक्सिस पर क्या रखना है वॉल्यूम और x एक्सिस पर क्या रखना है t, तो मैं y एक्सिस पर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, nr डिवाइडेड बाई p इंटू t। ये हमारी इक्वेशन बन गई, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन बना। मतलब ये जो टर्म लिखा हुआ है बच्चों, ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है ये क्या है सर, स्लोप हो जाएगा y वर्सेस t ग्राफ का। दिस इज व्हाट, दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये स्लोप हो जाएगा। और स्लोप अगर मैं लिखूं यहां पर m जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, मतलब अगर प्रेशर ज्यादा तो स्लोप कम, प्रेशर कम तो स्लोप ज्यादा, ठीक है। प्रेशर ज्यादा तो स्लोप कम, तो जिस केस में स्लोप ज्यादा होगा उस केस में प्रेशर कम होगा। मतलब m2 इज ग्रेटर देन m1 और इसका मतलब p2 इज लेस देन p1 एंड दैट विल बी आवर आंसर। P2 प्रेशर क्या होगा, कम होगा P1 से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, तो अपना आंसर क्या होगा, P2 इज लेस देन P1, C विल बी द राइट आंसर। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। कंसीडर कीजिए हमारे पास नीट 2016 का प्रॉब्लम है। अच्छा देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पर, वो क्या है, उसको बोलते हैं सर पावर क्वेश्चन। ये पावर क्वेश्चन क्या होता है सर, पावर क्वेश्चन का मतलब देखिए, सिंस नीट में इसी तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, नीट PYQs क्यों हम लोग बार बार आपसे, जहां पर भी आपने पढ़ाई की होगी हर टीचर आपसे ये बोलता है PYQ लगाओ नीट के। PYQ लगाओ का मतलब क्या है सर, बार बार जितने बार PYQ प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उतना अच्छा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका रीजन है क्योंकि सर नीट PYQ, नीट एक ऐसा एग्जाम है जहां पर प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं। तो रिपीट होने के लिए क्या करें सर, कई बार हमें ऐसा होता है कि हमने PYQ लगाया और हमको रट गए, जैसे भी हमने ये आंसर देखा इसका आंसर बी होता है, लॉजिक भूल जाते हैं, क्वेश्चन रट जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इतने बार 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली और दिमाग में छप जाता है कि इसका आंसर ही है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है सर, पावर क्वेश्चन लगाइए। पावर क्वेश्चन का मतलब अब उस क्वेश्चन में डेटा चेंज होगा, स्टेम विल रिमेन सेम, कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, कॉन्सेप्ट वही है, उस पर मल्टीपल क्वेश्चन क्रिएट होंगे। देखिए किसी भी चैप्टर को जब आप समराइज करते हैं ना, तो उसमें हार्डली 6 से 7 टॉपिक निकलते हैं, 6 से 7 कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं। बाकी उन्हीं कॉन्सेप्ट पर घुमा घुमा के एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता रहता है और बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। 150, 200 कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अरे नहीं करनी भाई, आपको तो 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही है, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार लगाना है, उन्हीं क्वेश्चन पर इतना हाथ सेट कर लेना है कि जब भी क्वेश्चन में आए, जब भी एग्जाम में आए, मैं फटाफट उसको लिख सकूं। तो इसके लिए ही एक्स्ट्रा मार्क्स ने ये फीचर क्रिएट किया है, दैट इज नोन एज द पावर क्वेश्चन। ये मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट फीचर है, सो प्लीज एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर फीचर ओवर अवर पोर्टल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है नीट 2016 का, ए गिवन मास ऑफ द ए गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम V एट ए प्रेशर P एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T. The mass of the each molecule is a small m. Which of the following gives the density of the gas? तो डेंसिटी ऑफ द गैस के ऊपर कुछ कमेंट करना है और स्मॉल m दे रखा है। मास ऑफ द ईच गैस इज गिवन टू यू स्मॉल m। ठीक है, मास ऑफ द ईच मॉलिक्यूल इज गिवन टू यू स्मॉल m। हर एक मॉलिक्यूल का मास जो दे रखा है वो स्मॉल m दे रखा है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए हमें अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम प्रेशर दे रखा है P, वॉल्यूम दे रखा है V एंड टेम्परेचर दे रखा है T, और ईच मॉलिक्यूल का मास कितना दे रखा है, स्मॉल m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल।
लेट अस अज्यूम अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूं, दैट वुड बी कम्स आउट टू बी पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है सर, ये बना दी हम लोगों ने पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो अब अगर मैं इस आइडियल गैस इक्वेशन में अगर मैं यहां पर पी वी इज इक्वल टू मोल्स को क्या रखूंगा, एम अपॉन कैपिटल एम इंटू आर टी। मुझे डेंसिटी निकालनी है, ध्यान रखना। ये क्या है सर, ये है टोटल मास। ये क्या है सर, ये है टोटल मास ऑफ द गैस। मैं इसको एम स्टार लिख दे रहा हूं, टोटल मास ऑफ द गैस। ठीक है, मोलर मास क्या होता है सर, मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल मास का, 1 मोल गैस का मास, 1 मोल गैस का मास। 1 मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं सर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। मतलब मोलर मास को अपन ऐसे लिख सकते हैं, Na मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। Na कैपिटल एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Na मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एन। ठीक है, तो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं, मुझे डेंसिटी निकालनी है। सो P इज इक्वल टू एम स्टार डिवाइडेड बाई V, this is nothing simply density into R divided by small m multiply by Na into T। ये रिलेशन बन गया हमारा, बहुत अच्छे। अब R डिवाइडेड बाई Na ये क्या होता है सर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट P इज इक्वल टू डेंसिटी विच इज D multiply by R divided by Na, that will be comes out to be KT divided by small m. So what will be the value of density, D will be comes out to be m into P divided by KT and that will be our answer। मतलब डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mp डिवाइडेड बाई KT। K क्या है यहाँ पर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। सो mp डिवाइडेड बाई KT विल बी द राइट आंसर। मूविंग अहेड, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। कंसीडर कीजिए ए सिलेंडर कंटेन्स द हाइड्रोजन गैस एट ए प्रेशर ऑफ, जो हमें दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है और डेंसिटी पूछ रहा है। तो अगेन वही क्वेश्चन है, अरे भाई आइडियल गैस इक्वेशन पर यही पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है, आंसर निकालना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं क्या, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो P कितना दे रखा है हमें, P दे रखा है 249 किलो पास्कल, मतलब 10 की पावर 3 पास्कल। बहुत बढ़िया। और वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम की जरूरत नहीं है क्योंकि डेंसिटी निकालना है। टेम्परेचर कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिखूं या 300 केल्विन लिखूं, तो यही रहा अपना। R की वैल्यू हमें पता है। अब मैं इक्वेशन रखता हूं, P की वैल्यू कितनी है, 249 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई N। मुझे डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी हाइड्रोजन गैस दे रखी है, इट इज गिवन टू यू हाइड्रोजन गैस, इट मींस H2। H2 का मोलर मास कितना हो जाएगा सर, कैपिटल M इज इक्वल टू 2। 2 विल बी द 2 ग्राम विल बी द मोलर मास ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मास अपॉन मोलर मास विच इज 2 मल्टीप्लाई बाई R की वैल्यू कितनी है, डेट इज 8.3 जूल पर मोल केल्विन। सो आई कैन सब्स्टिट्यूट द आंसर कम्स आउट टू बी इन जूल ओनली। सो 8.3 जूल पर मोल केल्विन मल्टीप्लाई बाई 8.3 we have substituted this particular value and then multiply by, if I will keep here nR and the value of temperature is T, so it will be 300 Kelvin, that is the value। अब देखिए अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस किस में है, केजी पर मीटर क्यूब में है, तो आपको मासेस भी केजी पर मीटर क्यूब में ही रखने पड़ेंगे। देखिए यहां पर आपका मोलर मास क्या है, 2 ग्राम है, तो अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -3 केजी। अगर मैं मान लेता हूं मैंने ये m को केजी में रखा है, तो यहां पर भी केजी में रखूंगा, 2 इंटू 10 की पावर -3 केजी। तो ये थोड़ी सी गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। तो दैट इज हाउ वी नीड टू कन्वर्ट द मास, गिवन मास इनटू द केजी यूनिट, बिकॉज आवर आंसर कम्स आउट टू बी इन केजी। तो अब मैं क्या रखूंगा, डेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 249 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 8.3 मल्टीप्लाई बाई 300 विल बी इक्वल टू व्हाट, इट इज द डेंसिटी। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डेंसिटी का। जस्ट अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर एज 0.2 kg पर मीटर क्यूब। कितना आंसर आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है एंड यू विल गेट दिस आंसर। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है सर, अब हमें समझना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, क्या होती है केटी जी। तो एक क्वेश्चन समझते हैं, मीन फ्री पाथ कितना होगा सर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है और कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है। क्या है क्वेश्चन, मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बताना है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है विद द मॉलिक्यूलर डायमीटर स्मॉल d दे रखा है और नंबर डेंसिटी मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल n।
इसको ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्यों है, ये प्रॉब्लम 2 बार नीट में पूछा गया है, इसीलिए आपको रट्टा मारना है इस फॉर्मूले का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, इस केस का आंसर क्या होगा सर, जो लैम्डा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, द वैल्यू ऑफ द लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर ऑल्सो। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, अपना आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ये याद रखना है, दिस विल बी अवर राइट आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा जा चुका है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। इनफैक्ट नीट 2020 में भी आया और नीट 2023 2024 के आसपास भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो प्लीज मेक इट श्योर आप ये फॉर्मूला रट के ही जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। मूविंग अहेड, अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड्स। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस स्पीड, है ना, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मीन स्पीड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखनी होगी, समझनी होगी। इस पर न्यूमेरिकल आता है, कई मतलब लास्ट 2-3 सालों से न्यूमेरिकल आया नहीं है। नीट 2026 तैयार बैठा है इस टॉपिक से न्यूमेरिकल देने को, मैं अभी बता रहा हूँ 2026 एकदम कमर कस के बैठा है कि मैं तो इस न्यूमेरिकल से, इस टाइप के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो मेक इट श्योर आप लोग इस चीज को रिवाइज करके जरूर जाएंगे, ठीक है। मूविंग अहेड, तो क्या बोलता है क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द आरएमएस ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो सबसे पहले पकड़ना है, मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल की बात कर रहा है का मतलब क्या हो गया, इट मीन्स मोलर मास कितना हो गया सर, कैपिटल एम विल बी 32 ग्राम विल बी द कैपिटल एम, मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, ठीक है। सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर को एस्केप करने के लिए क्या होना चाहिए, तो स्पीड को किसके बराबर रख दो, एस्केप वेलोसिटी के बराबर रख दो। मतलब अगर मैं यहां पर निकालूं, सो व्हाट विल बी द आरएमएस स्पीड को किसके बराबर रख दो, एस्केप वेलोसिटी के बराबर, एस्केप वेलोसिटी के बराबर या उससे ज्यादा रख देंगे। अब आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 3RT बाई कैपिटल एम विच इज द मोलर मास। ध्यान रखना यहां पर आप जब मोलर मास सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसको आपको केजी में करना पड़ेगा, विच शुड बी मिनिमम अगर निकालना है तो वी एस्केप के बराबर होना चाहिए। ये वी एस्केप की वैल्यू अपन को पता ही है। सो वी कैन कैलकुलेट व्हाट विल बी द टेम्परेचर। तो यहां पर आप जब मास को सब्स्टिट्यूट करोगे तो केजी में करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू कितनी है, वी नो द वैल्यू ऑफ आर, नो डाउट हियर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज गिवन टू अस, वी कैन 8.3 इंटू T अंडर रूट ऑफ 32 इंटू 10 की पावर -3 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू वी एस्केप। यहां से आप स्क्वायरिंग करेंगे और टेम्परेचर की कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है बट यू विल गेट द आंसर ऑफ 8.3 इंटू 10 की पावर 4 केल्विन। दैट इज हाउ यू विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज -50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर हमें गैस का पता चल गया, -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। टू व्हाट टेम्परेचर ऑफ द गैस इट शुड बी हीटेड सच दैट इसका आरएमएस स्पीड 3 गुना हो जाए। आरएमएस स्पीड कितना हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए। तो सोच के देखो क्या होगा। तो मतलब अगर मैं इनिशियल मान के चलता हूं, देखो वी आरएमएस वी नो द फॉर्मूला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। ठीक है, मतलब अगर मैं पूछूं वी आर एम एस स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। मतलब वी वन आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई V2 आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2। कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, हमें T2 निकालना है, टेम्परेचर कितना करना है। देखो यहां पर जब हम लोग टेम्परेचर रखते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रखते, किस में रखते हैं, केल्विन में रखते हैं। सो व्हाट विल बी द केल्विन टेम्परेचर, सर इनिशियल टेम्परेचर T1 इक्वल टू 273 -50 हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द टेम्परेचर, 223 केल्विन विल बी द इनिशियल टेम्परेचर। हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है। अब 3 टाइम्स करने का मतलब क्या हो गया, मतलब V2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 टाइम्स ऑफ V1 हो जाएगी। अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा इट इज 1/9 टाइम्स ऑफ T1 डिवाइडेड बाई T2। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, So what will be the value of T2? T2 comes out to be 9 times of T1. अब T1 को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 223 केल्विन सब्स्टिट्यूट करने। गलती कर देते भैया बच्चे, यहाँ पर गलती नहीं करनी बच्चों। क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, केल्विन सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि इस इक्वेशन में रूट टी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी सर, 9 टाइम्स ऑफ 223। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डेट विल बी कम्स आउट टू बी इन केल्विन।
जो भी टेम्परेचर आएगा वो केल्विन में आएगा। ऑप्शंस दे रखे हैं हमें डिग्री सेंटीग्रेड में, तो जो भी आंसर आएगा उसमें हम लोग 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर एज 3295 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कैलकुलेशन आपको करनी है ना? सो मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल की एनर्जी किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है उसके बारे में समझते हैं। याद होगा कि 3/2 टाइम्स ऑफ KT करके हम लोगों ने पढ़ा था, हाफ KT हर एक डायरेक्शन में एनर्जी जाती है। इनफैक्ट इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, U = NFRT/2। ठीक है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर लगाने हैं। चलिए एक बार समझते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ द मोनो एटॉमिक गैस हमें निकालनी है, एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ द मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है सर, बोल्ट्जमैन दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है T। सो व्हाट विल बी द आंसर? मोनो एटॉमिक गैस में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? सर मोनो एटॉमिक गैस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। कौन कौन सी? तीनों की तीनों ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ नहीं होती। सो अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इक्विपार्टीशन लॉ क्या बोलता है? हर मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में या फिर हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ KT एनर्जी लेगा, हाफ KT एनर्जी लेगा। हर मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में हाफ KT एनर्जी लेगा। तो फिर एक मोनो एटॉमिक गैस के पास कितनी डायरेक्शन होगी, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो टोटल एनर्जी कितनी लेगा? सर 3/2 KT लेगा। 3/2 kBT विल बी द राइट आंसर। इतनी एनर्जी लेगा। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये एनर्जी होती है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी हो जाएगी? दैट विल बी द आंसर। सो अवर आंसर विल बी 3/2 टाइम्स ऑफ kBT, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ईयर का? नीट 2025 का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या बोल रहा है नीट 2025 का क्वेश्चन? 2 कंटेनर है, एक का वॉल्यूम दे रखा है V1, एक का वॉल्यूम दे रखा है P1, दूसरे का वॉल्यूम दे रखा है V2। दोनों के अलग अलग प्रेशर दे रखे हैं P1 P2, एक मेम्ब्रेन से सेपरेबल है। और मैंने अगर जब ये मेम्ब्रेन हटा लिया तब पूछ रहा है कि बताइए व्हाट विल बी द टेम्परेचर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कितना होगा? दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। देखते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा क्या बोल रहा है। मान लीजिए ये हमारे पास 2 चैम्बर बना लिए, ये हमारा चैम्बर 1 है और ये हमारा चैम्बर 2 है, कंसीडर्ड लाइक दिस। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं चैम्बर 1 का वॉल्यूम कितना है? V1 = 2 लीटर है। और प्रेशर कितना है चैम्बर 1 का? सर चैम्बर 1 का अगर आप प्रेशर देखेंगे P1 = 1 ATM है। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अगर मैं चैम्बर 2 का पूछूंगा कितना दे रखा है? सर 3 लीटर दे रखा है, आई गेस। यस, इट इज 3 लीटर। एंड प्रेशर कितना दे रखा है बच्चों? प्रेशर P2 दे रखा है 2 ATM। बहुत बढ़िया। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स है जो जिसकी वैल्यू दे रखी है N1 = 5 दे रखा है। यहां पर N2 = कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। N1 और N2 की वैल्यूज दे रखी है। अब सोचिए जब मैं ये मेम्ब्रेन को हटाऊंगा, ना तो मैंने कोई बाहर से हीट दी, ना इसने आपस में कोई वर्क किया, इसका मतलब इसका इंटरनल एनर्जी अभी इंटरनल एनर्जी कितना होगा? इस चैम्बर का इंटरनल एनर्जी प्लस दूसरे चैम्बर का इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, फाइनली क्या हो जाएगा सर? ये दोनों मिक्स हो गए होंगे। फाइनली क्या हो जाएगा सर? ये दोनों मिक्स हो गए होंगे, इज इक्वल टू द फाइनल इंटरनल एनर्जी। गॉट इट और नॉट? मतलब अपना फॉर्मूला क्या लगेगा? U1 + U2 = U फाइनल। ये अपन को लगाने वाले हैं हम लोग ये वाला फॉर्मूला। अब मान लो आपको दे नहीं रखा कौन से टाइप की गैस है, सो वी कैन अज्यूम इट इज लाइक मोनो एटॉमिक गैस और डाई एटॉमिक गैस। सो कंसीडर इट इज द मोनो एटॉमिक गैस ओनली। दे नहीं रखा, वी विल अज्यूम सम सर्टेन काइंड ऑफ गैस। लेट अस अज्यूम यहां पर मैंने मोनो एटॉमिक मान लिया, दोनों तरफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? सेम 3 and 3 विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? F/2 टाइम्स ऑफ P1 V1 प्लस F/2 टाइम्स ऑफ P2 V2 विच इज इक्वल टू F/2 टाइम्स ऑफ P फाइनल मल्टीप्लाई बाई V फाइनल। ये इक्वेशन लगानी है। तो P फाइनल मल्टीप्लाई बाई V फाइनल। P1 कितना है सर? P1 है 1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, F/2 लुढ़क गया। P1 कितना है? 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस P2 V2 कितना है? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू P फाइनल मल्टीप्लाई बाई 5। यहां से अगर आप P फाइनल निकालोगे इट वुड बी कम्स आउट टू बी 1.6 ATM विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। देखो दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट है कुछ नहीं, बच्चों वाला सवाल था। ठीक है, सो आंसर विल बी 1.6 ATM विल बी द राइट आंसर। मूविंग अहेड, कंसीडर करते हैं अपना अगला प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है सर? रूट मीन, यहां पर कुछ एक कॉलम 1 कॉलम 2 दे रखा है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है,
एवरेज काइनेटिक एनर्जी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला तो ये लिखा है। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा सर? ए का हो जाएगा क्यू। ए का क्यू का मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। अब मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है? बी अगर आइडेंटिफाई करूंगा तो अपना आंसर बन जाएगा। सो वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी। तो बी के लिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, डायरेक्ट फॉर्मूला है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी। सो पी विल बी द राइट आंसर। बी का बी का क्या हो जाएगा? पी। सो बी का पी, B का P. So C will be the right answer. C will be the right answer in this particular case. Average kinetic energy of the molecule and total internal energy of the molecule of 1 mole of the diatomic molecule. 1 mole का मतलब diatomic मतलब degree of freedom 5 और internal energy का फॉर्मूला क्या होता है? NFRT/2. So अगर मैं 1 मोल रखता हूं N की वैल्यू, F की वैल्यू रखता हूं 5, so we will get the answer as C part. सो डी का आंसर क्या हो जाएगा? एस। डी का आंसर हो जाएगा एस, सॉरी डी का आंसर हो जाएगा, सॉरी एस नहीं, आर। डी का आंसर क्या हो जाएगा? आर। सिंस द वैल्यू ऑफ 1 मोल इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? U इक्वल टू NFRT/2. सो इफ आई सब्सटीट्यूट वी विल गेट द आंसर सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर. That is how we can solve these kind of problem. So that's all for the session. I hope आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़रूर शेयर कीजिए जो लोग नीट के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो डेट्स ऑल फॉर द सेशन। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।